मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे विचलन की। इससे पहले आपको समस्याओं और सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी दी थी। उसी तरह से विचलन क्या है, उसमें कोई भी व्यवहार जब नियमों के विपरीत होता है, नियमों से अलग होता है, वो समाज के द्वारा अमान्य होता है। विचलन के संदर्भ में जॉनसन का कहना है कि विपथगामी व्यवहार केवल ऐसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी मानदंड का उल्लंघन होता है। यह ऐसा व्यवहार है जो उस मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख होता है। यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, यानी कि करने वाले को ये पता होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और जानबूझ करके ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसे हम विचलन कहते हैं। सिम्पसन लिखते हैं, अगर आप औसत के लगभग निकट हैं तो आप ठीक हैं, पर यदि आप औसत से बहुत दूर हैं तो निश्चित ही आप ठीक नहीं हैं। यही विचलन की स्थिति है, यानी कि नियम से थोड़ा बहुत उल्लंघन एक फिर भी सामान्य बात कह सकते हैं, लेकिन नियम के बिल्कुल ही विपरीत चले जाना, जैसे कोई स्टूडेंट है, थोड़ी सी एग्ज़ाम के समय पूछताछ करता है, तो वो औसत के थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर वो पर्ची लेकर के आ जाता है या किताब लेकर के आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पर और उसमें से नकल करता है, तो वो औसत के बिल्कुल विपरीत है। इसी को हम विचलन कहते हैं, यानी कि वो जानता है कि गलत है, फिर भी वो इस तरह का काम करता है। रॉबर्ट वेल ने विचलन को सांख्य के आधार पर समझाते हुए लिखा है, समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है। कोहन लिखते हैं, विचलन से मेरा तात्पर्य अपराध और बाल अपराध से नहीं है, बल्कि उस प्रत्येक व्यवहार से है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरण का उल्लंघन है। इसके अंतर्गत उद्वेगवश जीवन साथी की हत्या से लेकर किसी राजनेता की योजनाबद्ध हत्या तक आ जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचरणों से लेकर परीक्षा में छात्रों द्वारा किए गए अपराध भी विपथगमन है, यानी कि विपथगमन पथ से विपरीत होना, पथ से विपरीत चलना, उसे हम विपथगमन कहते हैं। चाहे उसमें वो छोटा व्यवहार हो, चाहे उसमें वो बहुत बड़ा हो, चाहे वो गुस्से में किया गया हो, चाहे वो जानबूझ कर के किया गया हो, वो प्रत्येक व्यवहार विपथगमन के अंतर्गत आ जाता है। विपथगमन कई प्रकार के हैं। व्यापार के नियमों का उल्लंघन करना, आत्महत्या, टैक्स से बचना और बीमा राशि का गलत रूप से उपयोग करना, ये सभी विपथगमन के अंतर्गत आते हैं। एक स्थिति यह है कि इसका क्षेत्र इतना व्यापक और विवादास्पद है कि वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्र, गबन, नशाखोरी आदि इसके अनेक भाग हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चरम स्थिति से भी सहमत नहीं हूँ कि किसी समय विपथगमन अधिक है तो किसी समय अन्य प्रकार के विपथगमन कम दृष्टिगत होते हैं। छोटे से सामाजिक आदर्श के उल्लंघन से लेकर बड़े बड़े कानूनों तक को तोड़ना विचलन है, और जब विचलन व्यक्तिक होता है तब वो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जो करने वाला है उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, और जब ये सामाजिक होता है तब इससे समाज और सामाजिक संगठन को खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद आती हैं विचलन की विशेषताएं। विचलन की विशेषताएं में जैसे सामाजिक मानदंडों से बहुत अधिक दूर होना, विचलन व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों तरह का हो सकता है, और
सामाजिक मानदंडों से बहुत दूर होने का अर्थ है कि प्रत्येक समाज में हमारे व्यवहार के कुछ पैमाने होते हैं, मानदंड होते हैं। उनकी थोड़ी बहुत अवहेलना तो अनदेखी कर दी जाती है, किंतु जब ये अवहेलना समाज व्यवस्था में विघटन पैदा करती है, यानी कि वो समाज के लिए हानिकारक होने लगती है। जैसे कोई बच्चा घर में से कोई छोटी सी चीज़ या खाने पीने की चीज़ उठा करके खा लेता है या चुरा लेता है, तो वो इतना गंभीर अपराध नहीं है। लेकिन वो घर से आभूषण ही चुरा करके ले जाए या बड़ी एक नकदी चुरा करके ले जाए, तो वो विचलन है। यानी कि सामाजिक मानदंडों से बहुत अलग हो जाना। उसे पता ही नहीं है कि मानदंड क्या है और उनके अनुरूप उसे व्यवहार भी करना है। दूसरा होता है विचलन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों का हो सकता है। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है तो ऐसा व्यवहार व्यक्तिगत विचलन कहलाता है और वो व्यक्तिगत विचलन व्यक्तिगत विघटन को जन्म देता है। लेकिन जब कोई व्यवहार संपूर्ण समूह के द्वारा किया जाता है और उससे समाज को हानि पहुंचती है, तो उसे हम सामाजिक विचलन का नाम देते हैं, क्योंकि वो विचलन समाज में समस्याएं पैदा करता है, समाज में विघटन पैदा करता है। विचलन का संबंध एक विशिष्ट समाज और संस्कृति से है, क्योंकि प्रत्येक समाज के नियम, प्रत्येक समाज के कानून अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज में संस्कृति और मानदंड के आधार पर ही विचलन निर्धारित होता है। जो कि दूसरे समाज में विचलन माना जाए यह आवश्यक नहीं होता। जैसे अंतर्जातीय विवाह भारत में विचलन है किंतु अन्य देशों में नहीं, तथा एक ही समाज में एक व्यवहार को एक समय में विचलन माना जाता है परंतु दूसरे समय में और दूसरे समूह में नहीं। जैसे भारत के अंदर एक समय जातिगत भेदभाव एक सामान्य चीज़ थी, लेकिन वर्तमान समय में वो एक विचलन है। या इसी तरह से बाल विवाह एक समय सामान्य थे, लेकिन वर्तमान में बाल विवाह करना एक विचलनकारी व्यवहार, क्योंकि वो सामाजिक मानदंडों के विपरीत व्यवहार है। विचलन नियंत्रण को जन्म देता है। विचलन के कारण से क्योंकि समाज में समस्याएं पैदा होती हैं और समाज की व्यवस्था को खतरा पैदा होता है, और जब समाज की व्यवस्था को खतरा पैदा होता है तो तब ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए समाज में नियंत्रण की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। पुलिस, जेल, न्यायालय आदि इसी नियंत्रण या इसी व्यवस्था के अंग हैं। विचलन के इसके बाद आते हैं कारण कि विचलन क्यों पैदा होता है समाज के अंदर। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण जो हम बात करेंगे, जैसे दोषपूर्ण समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया। क्या सीखने की प्रक्रिया? समाज के अनुरूप व्यवहार सीखने की प्रक्रिया। लेकिन जब कभी किसी भी कारण से व्यक्ति का समाजीकरण समुचित ढंग से नहीं होता और तो वो विपथगामी व्यवहार करता है। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, परिवारों का टूटना, परिवारों में बिखराव होना, या परिवार का जो है वो सही शिक्षा ना दे पाना किसी भी कारण से। तो ऐसे जो अपूर्ण और दोषपूर्ण समाजीकरण है वो विचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक कहावत है कि जैसे एक संगठित परिवार संगठित व्यक्तित्व को जन्म देता है और विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देता है, तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे परिवार से, हमारे पड़ोस से। लेकिन जब कभी वो वातावरण सही नहीं होता या कुछ ऐसी संगतों में बच्चा पड़ जाता है जहाँ वो समाज से विपरीत व्यवहार सीख जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ जो है वो भी विचलन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती हैं। दूसरा है इसमें दुर्बल अनुशासन।
अनुशासन का अर्थ क्या होता है कि समाज अपने नियम निर्धारित करता है और जो व्यक्ति उनको स्वीकार करता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है, उस पर उसे पुरस्कार दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उस व्यवहार को नहीं अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को उसके अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए और गलत व्यवहार के लिए दंड ना दिया जाए तो विचलन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसमें ये भावना पैदा हो जाती है कि मैं चाहे कुछ ही कर लूँ, ना तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ना ही मुझे दंड मिलेगा। उसके अलावा कानून को लागू करने में कमी। कानून किस लिए बनाया जाता है कि अनुचित जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, उस पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन जब कानून व्यवस्था निष्क्रिय हो जाती है, उदासीन हो जाती है, तो विचलन को बढ़ावा मिलता है। और ये जो चीज़ें हैं ये सफ़ेद पोश अपराधों को जन्म देती हैं। उसके अलावा तार्कीकरण की सरलता। तार्कीकरण की सरलता कि जब व्यक्ति अपने गलत व्यवहार को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोरी इसलिए करता हूँ कि मैं गरीबों की सहायता करता हूँ, मैं डकैती इसलिए करता हूँ कि मैं गरीबों की सहायता करता हूँ। लेकिन चाहे चोरी करना, चाहे गरीबी करना या लूटपाट करना, ये एक गलत व्यवहार है जो दूसरों के हितों को हानि पहुँचाते हैं। इसके बाद है सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा। इसमें पार्सन्स का मत है कि क्रांतिकारी राजनीतिक कोटि का जो विचलन समाज में वैध मूल्यों और अपने बीच की खाई को सामान्य रूप से पाट देता है। व्यक्ति के द्वारा विचलन है, किंतु युद्ध के समय शत्रु पक्ष की हत्या करना विचलन नहीं माना जाता। तो ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर जब ऐसे काम करता है तो वो अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करता है। उसके अलावा उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। जिस सामाजिक मानदंड का उल्लंघन हो रहा है वह समाज में स्पष्ट होना चाहिए, वरना अंदर ही अंदर वो बढ़ जाता है। कई बार हम परिवारों के अंदर भी देखते हैं कि बच्चा कोई गलत काम करता है और कोई भी परिवार का सदस्य उसे छिपाता है तो वो उसको बढ़ने का मौका देता है। मान लीजिए बच्चा किसी के साथ, छोटा बच्चा है, मारपीट करके आया है और हम उसकी बात को सही नहीं बताते या हम उसे प्रोत्साहित नहीं करते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या औरों को नहीं बताते कि आज इसने ऐसा किया है, तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। और जब परिवार के लोगों के सामने उसकी बात को रखा जाता है तो उससे वो डरता है, झिझकता है ऐसा करने से। तो जो उल्लंघनकारी व्यवहार है या विचलनकारी व्यवहार है, उसकी गोपनीयता अगर बरकरार रहती है तो वो उस विचलनकारी व्यवहार को बढ़ाने का में मदद करता है। इसके अलावा अनुचित ढंग से कानून लागू करना। जब पुलिस भ्रष्टाचार, अवैध हिंसा का प्रयोग करती है तो कानून से लोग आस्था खो देते हैं। उन्हें लगता है जो कानून के संरक्षक हैं वही ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो विचलनकारी व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। जब पुलिस अपराधियों के साथ समझौता करती है या अपराधियों को उनके काम के लिए क्षमा कर देती है, या जिन व्यक्तियों का अपराध नहीं होता कई बार वो भी पकड़ में आ जाते हैं, तो लोगों के मन में जो कानून व्यवस्था है, नियंत्रण व्यवस्था है, उसके प्रति जो एक विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति उनमें ये भावना पैदा करती है कि अपने कार्य का निर्णय मैं खुद ही कर लूँ तो वही ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो विचलनकारी व्यवहारों को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। इसके अलावा है अपराध के लिए अपराध के शिकार व्यक्ति का सहयोग। जिस व्यक्ति के प्रति अपराध होता है, यदि वह कुछ नहीं करता तो दूसरे अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है और अपराध करने की ओर उसका रुझान बना रहता है। यानी कि जिसके प्रति अपराध हुआ है वो उसका कोई विरोध नहीं करता है, तो ऐसे में अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है। तो आवश्यकता इस बात की होती है कि उन लोगों को जिसके प्रति अपराध हुआ है वो खुल कर के
अपनी बात को रखें और उसका विरोध करें। उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ताओं की उदासीनता, यानी कि जिन लोगों पर समाज में नियंत्रण बनाने की जिम्मेदारी होती है, अगर वो ही उदासीन होते हैं तो भी विचलनकारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। जैसे परिवार में नियंत्रण बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मुखिया के ऊपर है। उसके अलावा पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने की है। और लेकिन अगर व्यक्ति गलत व्यवहार करता है और जो ये समाज के मुखिया हैं या सरोकारी व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार में पिता हो, चाहे वो शासन व्यवस्था हो, नियंत्रण व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, वो उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में विचलनकारी जो शक्तियां हैं उनमें वृद्धि होती है। उसके अलावा उप संस्कृति द्वारा विचलन का वैधकरण, जब किसी समूह की संस्कृति किसी विचलनकारी व्यवहार को सही मान लेती है तो विचलन बढ़ता है। समाज के अंदर अलग अलग समूह होते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है। कोई भी समूह होता है, चाहे वो गलत काम करता है, उसका भी अपना एक आदर्श होता है कि मुझे ऐसा करना है, और उस समूह के लोग अपने समूह के नियमों के अनुरूप कार्य करना ही अपनी संस्कृति मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। यानी कि उनका आदर्श जो है वो समाज नहीं, उनका अपना समूह हो जाता है। इसके कारण से विचलनकारी व्यवहार में वृद्धि होती है। इसके अलावा विचलित समूहों के प्रति वफादारी की भावना, जिस भी समूह का व्यक्ति सदस्य होता है, चाहे वो एक अच्छे समूह का सदस्य है, नियंत्रित समूह का सदस्य है, तो उसके अनुरूप व्यवहार करता है। और जो विचलनकारी समूह हैं उनके प्रति भी उसके जो सदस्य होते हैं उनके प्रति उनकी वफादारी की भावना रहती है। और जब एक व्यक्ति सही मार्ग पर आना चाहता भी है तो वह अपराधी समूह को छोड़ता है, तो अपने अपराध के साझेदारों के प्रति उसमें बेवफाई की भावना उसे आने लगती है। और विचलित समूह अपने बेवफा सदस्यों के प्रति बड़ा कठोर व्यवहार करते हैं। समूह त्याग विचलित समूह की दृढ़ता को ही नष्ट कर सकता है। यानी कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है, जैसे कोई आपराधिक गिरोह है, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, या कोई भी ऐसा व्यवहार जो गलत रास्ते पर व्यक्ति चल देता है, तो उसके अनुरूप व्यवहार करना अपना कर्तव्य मानने लगता है। और उसे लगता है कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ या इस समूह को छोड़ता हूँ तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो आदर्श उसका वो समूह है। ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो व्यक्ति को उस समूह में के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके लिए उसके सामने उसका समाज, उसका देश सब कुछ नगण्य हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ जो है वो विचलितकारी व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा ईड, अहम और परा अहम के बीच द्वंद्व के कारण भी विचलन होता है। यानी कि ईड क्या है? हमारी बेसिक नेचर जो होती है, हमारी जो मूल प्रवृत्ति जो होती है, जो हमें ये कहती है हमारी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए चाहे कैसे भी हो। लेकिन अहम क्या होता है? जो समाजीकरण के बाद की हमारी स्थिति आती है। अहम वो कहता है कि अगर आपको अपने आवश्यकताओं को पूरा करना है तो आप मेहनत करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो, या उसे खाने की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत है, तो ईड तो क्या कहता है? कैसे भी हो तुम्हारे पास में पैसा आना चाहिए। अहम क्या कहेगा जब समाजीकरण हो जाता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास में तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम ईमानदारी से काम करो, आप मेहनत से काम करो और पैसा कमाओ। और लेकिन साथ में एक ये भी भावना आती है अहम, क्योंकि वो पूरी तरह से समाजीकृत नहीं होता उसमें, कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप चोरी कर लो या कोई चीज़ आप उठा लो, कौन देखता है। लेकिन पराअहम की स्थिति जो होती है वो पराअहम की स्थिति होती है जब पूर्ण समाजीकरण, कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, जो उसका मन है
वो उसे गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जहाँ पर हम ये कह देते हैं ना कि और कोई नहीं है तो ऊपर वाला देखने वाला है, कोई जो है वो हमें गलत काम नहीं करना है। लेकिन जब ईड अहम और पराअहम के द्वंद्व में ईड या अहम की विजय हो जाती है तो ऐसी स्थितियाँ जो है हमें गलत रास्तों की तरफ लेकर के चल देती हैं, और वो स्थितियाँ जो हैं वो जो हमारी विचलनकारी व्यवहार को बढ़ावा देने में सहयोग करती